नमस्कार सभी को। आज जो विषय मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वो है गृह प्रबंधन और गृह प्रबंधन की प्रक्रिया। गृह प्रबंधन शब्द होम मैनेजमेंट का हिंदी रूपांतर है और ये होम मैनेजमेंट होम साइंस का एक मुख्य विषय या एक मुख्य शाखा है जिसको हम लोग गृह विज्ञान के अंतर्गत या होम साइंस विषय के अंतर्गत पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि गृह प्रबंधन क्या होता है। तो गृह प्रबंधन ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है इसमें गृह और दूसरा है इसमें प्रबंध करना या व्यवस्था करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गृह या घर की। घर क्या होता है? तो घर ईंट पत्थर की बनी कोई इमारत नहीं है, बल्कि घर एक ऐसा स्थान होता है जहाँ कुछ लोग जिनमें आपस में रक्त संबंध होता है, सहयोग, सद्भाव, प्रेम, स्नेह की भावना के साथ एक साथ रहते हैं, उसको हम घर कहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि ईंट पत्थर से तो केवल इमारत या मकान बनते हैं, लेकिन लोगों के प्रेम, स्नेह से ही और एक साथ रहने से ही घर का निर्माण होता है। इसमें दूसरा शब्द है वो है प्रबंधन या व्यवस्था करना या प्रबंध करना। ये दूसरा शब्द है इसमें प्रबंधन, व्यवस्था करना या प्रबंध करना। अर्थात घर के कार्यों की व्यवस्था करना, घर के कार्यों को व्यवस्थित तरीके से करना जिससे कि निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके, तो गृह प्रबंधन कहलाता है। तो इस प्रकार गृह प्रबंधन क्या हुआ? गृह प्रबंधन एक कुशल और संगठित घरेलू जीवन की नींव है। यह संसाधनों के प्रभावी उपयोग, समय के व्यवस्थापन और परिवार की भलाई को सुनिश्चित करता है। गृह प्रबंधन के माध्यम से ही हम दैनिक कार्यों को सुव्यवस्थित तरीके से कर पाते हैं। कि हम पहले से ही व्यवस्थित तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं करने की, तो ये गृह प्रबंधन है और जिससे कि क्या होता है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार आता है। इसको हम कुछ डेफिनेशंस, कुछ परिभाषा के द्वारा समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे निकेल और डॉर्सी की परिभाषा की। तो इन्होंने कहा है कि गृह प्रबंधन पारिवारिक साधनों के नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन से है, जिसके द्वारा पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। तो होम मैनेजमेंट क्या है? इसके द्वारा फैमिली के गोल्स जो होते हैं, जो पारिवारिक लक्ष्य होते हैं, उनको प्राप्त किया जाता है। और गृह प्रबंधन और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गृह प्रबंधन में पारिवारिक साधनों का नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन सम्मिलित है। इस प्रकार प्रबंध का अर्थ विचारपूर्वक की गई व्यवस्था से है, जिसके द्वारा किसी भी परिस्थिति में समस्त उपलब्ध साधनों का सर्वोत्तम ढंग से उपयोग हो सके और अपनी अधिकतम इच्छाओं की पूर्ति की जा सके। इस प्रकार कम से कम साधनों का उपयोग अधिकतम लक्ष्य को प्राप्त करने की विधियां ही गृह प्रबंधन कहलाती हैं। तो होम मैनेजमेंट के अंतर्गत है मिनिमम इनपुट टू गेट मैक्सिमम आउटपुट। कम से कम संसाधनों का उपयोग किया जाए, इस प्रकार से उपयोग किया जाए जिससे कि अधिकतम संतुष्टि, अधिकतम लाभ, अधिकतम आउटपुट प्राप्त किया जा सके। हमारी अगली परिभाषा है राजमल पी देवदास जी की। इनका कहना है कि जो कुछ भी हमारे पास है, जो कुछ भी आपके पास है, उसका सर्वोत्तम उपयोग करके जो आप चाहते हैं उसे प्राप्त करना ही गृह प्रबंधन है। तो इन्होंने भी जो रिसोर्सेस हैं उसकी बात की है, संसाधनों की बात की है। उन्होंने कहा है कि जो भी संसाधन हमारे पास है उसको हम सर्वोत्तम तरीके से उपयोग करें जिससे अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो सके। इसी को हम गृह प्रबंधन कहेंगे। सरल शब्दों में गृह प्रबंधन सामान्य उद्देश्य के लिए एक साथ काम करने वाला एक परिवार है जो कार्य की योजना का निर्माण करता है, जिम्मेदारियों को साझा करता है, उपलब्ध संसाधनों को संगठित और नियंत्रित उपयोग करता है। इसमें गृहिणी की प्रबंधकीय की क्षमता, उसकी रुचि, परिवार के अन्य सदस्यों को परिवार के विकास के लिए एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, काम करने के लिए प्रेरित करने की क्षमता को सम्मिलित किया गया है। और प्रभावी प्रबंधन बुद्धिमान निर्णय लेने और संसाधनों के उचित उपयोग से लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावनाओं को बढ़ाता है। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इफेक्टिव मैनेजमेंट मींस कि हम जो भी रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल हैं, व्हाटएवर वी हैव, उसका हम लोग इस प्रकार से इफेक्टिव तरीके से यूज करें जिससे कि अधिकतम लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित हो सके। इसी को होम मैनेजमेंट या गृह प्रबंधन कहा जाएगा। अब हम देखेंगे कि गृह प्रबंधन या होम मैनेजमेंट की मूल अवधारणा क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। तो गृह प्रबंधन की मूल अवधारणा में है, परिभाषा से ही हमको समझ में आ गया, संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाए, जिस समय और धन का भी व्यवस्था व्यवस्था या व्यवस्थापन किया जाए,
परिवार की आवश्यकताओं की अधिकतम पूर्ति सुनिश्चित की जा सके, साथ ही साथ स्वास्थ्य और सुरक्षा का भी ध्यान इसमें रखा जाए। तो गृह प्रबंधन की ये मूल अवधारणा है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है परिवार का सर्वांगीण विकास, integrated development, overall development of a family, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना। जो भी संसाधन है उसका हम उचित तरीके से अधिकतम उपयोग करेंगे तो आर्थिक स्थिरता प्राप्त होगी, सुखी और संतुलित जीवन और सामाजिक दायित्व का पालन भी होगा इससे। तो ये गृह प्रबंधन की मूल अवधारणा और मुख्य प्रमुख उद्देश्य है। हम आगे बढ़ते हैं। होम मैनेजमेंट में आने वाली बाधाओं में सबसे पहली और मुख्य बाधा है आर्थिक सीमाएं। जो फाइनेंशियल क्राइसिस सबसे बड़ा मुख्य एक बैरियर का काम करता है कि जब भी हम गृह प्रबंधन या घर की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित तरीके से चलाने की बात करते हैं, तो कई बार जो हमारी आय है, वो किसी परिवार की जो आय, वो सीमित होती है और उस सीमित आय में पूरी व्यवस्था करना बड़ा कठिन हो जाता है और उस समय वहाँ एक सबसे बड़ी एक और अन्य समस्या खड़ी हो जाती है, वो समस्या होती है आय में किस प्रकार से वृद्धि की जाए। तो फाइनेंशियल क्राइसिस, समय की कमी, समय व्यस्त दिनचर्या, कई फैमिलीज में मेंबर्स कम हैं, सभी लोग वर्किंग हैं, व्यस्त दिनचर्या है तो पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है कि व्यवस्थित तरीके से सभी कार्य किए जाएं। परिवार के सदस्यों की सहभागिता का कम होना भी एक बैरियर की तरह काम करता है। यदि घर को व्यवस्थित तरीके से चलाने की बात आती है तो यह आवश्यक है कि परिवार के सभी सदस्यों का उसमें सहयोग प्राप्त हो और जब इस सहभागिता की कमी होती है तो निश्चय ही गृह प्रबंधन की प्रक्रिया जटिल हो जाती है। एक गृहिणी के लिए, यहाँ एक परिवार के स्वामी के लिए घर को व्यवस्थित करना मुश्किल हो जाता है। अज्ञानता और कौशल, ऑफ कोर्स होम मैनेजमेंट जो है वो बिना नॉलेज के, बिना स्किल के पॉसिबल नहीं है। अज्ञानता और कौशल के अभाव में गृह प्रबंधन या घर की प्रबंधन की कौशल की कार्यक्षमता जो है वो प्रभावित होती है। तो इस प्रकार ये प्रबंधन में आने वाली बाधाएं थी। अब हम अगले अपने पॉइंट पर बढ़ते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है कि इसके स्टेप्स कौन से हैं, प्रबंधन की प्रक्रिया के 4 बुनियादी चरण कौन से हैं। तो देयर आर 4 स्टेप्स, दैट इज प्लानिंग, कंट्रोल, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड इवैल्यूएशन। किसी भी कार्य की पहले योजना बनाई जाएगी, उसके बाद में जो हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल हैं और जो भी हमारे पास संसाधन है, मैन पावर है, उन सबको संयोजित किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा। उसके बाद में इसमें कंट्रोलिंग है, पूरे प्रक्रिया को कंट्रोल किया जाएगा और लास्ट है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन किया जाएगा कि हमें निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। अगले हम पॉइंट पर बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है सबसे पहला चरण प्लानिंग करना, योजना बनाना। प्रबंधन की प्रक्रिया का सबसे पहला चरण है ये और सबसे महत्वपूर्ण कदम भी है, जो कि जिसमें कि हम सबसे पहला काम क्या करते हैं कि हम योजना बनाते हैं। सबसे पहले लक्ष्यों को निर्धारित करने के बाद हम प्लानिंग करते हैं वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कि हमारे पास में कौन-कौन से साधन, उपलब्ध संसाधन हैं। उपलब्ध संसाधन हमारे पास कौन से हैं और उनका उपयोग करने के विभिन्न तरीके पता लगाते हैं। तो योजना क्या है? योजना को प्रबंधन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण गतिविधि माना गया है, क्योंकि इसमें परिवार की विभिन्न गतिविधियों के बारे में फैसलों की एक श्रृंखला शामिल है। लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए परिवार की मांगों को बदलने वाले संसाधनों का उपयोग भी इसमें सम्मिलित किया गया है। डब्ल्यू एम फॉक्स ने कहा है कि योजना में समस्या समाधान शामिल है, जिसमें निर्णय लेने के कदम शामिल हैं। जैसे समस्या को पहचान करके उसकी जानकारी प्राप्त करवाएंगे, उस पे कार्रवाई करेंगे। उसके अलावा जो भी हमारे पास विकल्प या जो संसाधन अवेलेबल हैं, उस पर हम विचार करके ये निर्णय लिया जाता है कि कौन-सा विकल्प सबसे बेस्ट होगा, सबसे अच्छा होगा और उस पर फिर कार्रवाई की जाती है। तो प्रबंधन की प्रक्रिया के चरण क्या है? तो योजना बनाना, प्लानिंग में सबसे पहला है हमारा प्लानिंग। सबसे फर्स्ट स्टेप्स हमने आपसे बात कही कि हमारा जो पहला स्टेप्स है, वो है प्लानिंग, योजना बनाना। तो योजना बनाना, प्लानिंग तो कैसे करेंगे हम, कैसे योजना बनाएँगे? तो सबसे पहले हमें है प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करके लक्ष्य को निर्धारित करना। हम कोई भी काम क्यों कर रहे हैं? हमारा लक्ष्य क्या है? परिवार में अगर होम मैनेजमेंट की यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं, हमारा जो कांसेप्ट है वो होम मैनेजमेंट है, गृह प्रबंधन है। तो गृह प्रबंधन में अनेकों दैनिक कार्य होते हैं, अनेकों ऐसे कार्य होते हैं जो दीर्घकालीन होते हैं, कई कार्यक्रमों का आयोजन करना होता है।
शिक्षा की व्यवस्था है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने की व्यवस्था है, अनेक कार्य होते हैं। तो सबसे पहला अगर हम प्लानिंग करने की बात करते हैं, तो हमें लक्ष्य निर्धारित करना है कि हमारी प्लानिंग किस लिए हो रही है। तो वो लक्ष्य निर्धारित करने के बाद हम लोग यहाँ पर जो एक गृहिणी है या एक जो परिवार का स्वामी है, वो संसाधनों का आकलन करता है। वो ये निर्धारित करता है कि हमारे पास कौन-कौन से रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं, हमारे पास कौन-कौन से संसाधन अवेलेबल हैं। उसके अलावा और कौन से संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी जिनको बाहर से मैनेज किया जा सके। इसके बाद रणनीति तैयार की जाती है, पूरी योजना तैयार की जाती है। रणनीति के अंतर्गत 6 कंकार सम्मिलित हैं। कौन-कौन से 6 कंकार हैं? क्या, कब, कैसे, कौन उस काम को करेगा, किसके द्वारा काम कौन कब कौन से संसाधन उसमें उपयोग होंगे, साथ ही साथ जो काम है वो किस प्रकार से किया जाएगा। तो व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, बाय व्हॉम एंड हाउ, 5 डब्ल्यू और 6 1 एच इसमें सम्मिलित किया गया है। इन 6 प्रश्नों के उत्तर हम लोग यहाँ प्राप्त करते हैं कि हमें क्या काम करना है, हमें कब करना है, हमको क्यों उस कार्य को करना है, उस कार्य को किसके द्वारा किया जाएगा, किस प्रकार से किया जाएगा। और साथ ही यहाँ जब हम ये पूरी रणनीति तैयार करते हैं, तो समय की सीमा का भी निर्धारण हम यहाँ पर करते हैं। तो इस प्रकार जो योजना बनाना प्रबंधन की पहली और सबसे महत्वपूर्ण चरण है, जो सफलता की नींव रखता है। ऐसा कहते हैं कि यदि योजना एक प्रभावशाली योजना तैयार हो गई, तो किसी भी कार्य की सफलता को सुनिश्चित किया जा सकता है। तो इस प्रकार प्रबंधन की प्रक्रिया का पहला चरण है योजना बनाना। प्रबंधन की प्रक्रिया का दूसरा चरण हम लोग बात करने जा रहे हैं। दूसरा चरण है ऑर्गेनाइज करना, आयोजन करना। यानी पूरी रूपरेखा को आयोजित करना, उसको व्यावहारिक रूप देना। तो यहाँ आयोजन क्या है? आयोजन योजना को व्यावहारिक रूप देने की प्रक्रिया है। इसमें संसाधनों का वितरण, कार्यों का विभाजन और दायित्वों का निर्धारण शामिल होता है। तो क्या-क्या इसमें सम्मिलित किया गया है आयोजन में? देखिए, कार्य का वर्गीकरण और विभाजन। कौन-कौन से काम किए जाएँगे और उसको विभाजित किया जाता है। किसमें विभाजित किया जाता है? परिवार के सदस्यों में। परिवार के सदस्यों को काम सौंपा जाता है, उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। साथ ही साथ जब काम दिया जाएगा तो कुछ न कुछ रिसोर्सेज़ भी उस काम को करने के लिए दिए जाएँगे, तो वो रिसोर्सेज़ भी तर्क संगत तरीके से आवंटित किए जाते हैं। जिसको जो काम दिया जाएगा, उस काम को करने के लिए जिस रिसोर्सेज़ की आवश्यकता होगी, वो रिसोर्सेज़ उसको आवंटित किए जाएँगे। सिर्फ काम देना और रिसोर्सेज़ दे देना ही काफ़ी नहीं है, इसमें समन्वय कोऑर्डिनेट करना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ कोऑर्डिनेट किया जाता है कि कार्य समय पर पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि कार्य किसी एक के द्वारा किया जाएगा या समन्वित रूप से किया जाएगा। यदि समन्वित रूप से किया जाएगा तो कौन-कौन से लोग आपस में कोऑपरेट करके किसी कार्य को करेंगे। वो आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सारी चीज़ें यहाँ सुनिश्चित की जाती हैं। तो समन्वय स्थापित करना। तो इस प्रकार क्या आयोजन क्या है? ऑर्गेनाइज़ करना। जो भी हमने वहाँ योजना बनाई है, उस योजना को यहाँ व्यावहारिक रूप दिया जाता है। ये प्रबंधन की प्रक्रिया का दूसरा चरण है। अब हम लोग आते हैं प्रबंधन की प्रक्रिया के तीसरे चरण की तरफ, और तीसरा चरण है वो है नियंत्रण करना, मॉनिटरिंग। सिर्फ काम को योजना बना लेना और काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं माना जाता है। यहाँ पर कंट्रोलिंग भी बहुत ज़रूरी है। टाइम टू टाइम निगरानी, कंट्रोलिंग में यहाँ 3 चीज़ें हैं, निगरानी, तुलना और समायोजन। टाइम टू टाइम निगरानी की जाए कि जो काम दिया गया है, वो सभी लोगों के द्वारा ठीक तरीके से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। यहाँ तुलना भी की जाती है कि कार्य कितना हुआ, किस कार्य कार्य के शुरू होने से पहले कार्य क्या था, कितना था और कितना काम हुआ। क्या वो दिए गए समय के अनुसार सही गति से चल रहा है या नहीं चल रहा है? वास्तविक प्रगति की तुलना यहाँ की जाती है, और समायोजन भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। यदि कहीं भी नियंत्रण के दौरान ही ये पाया जाता है कि कहीं कुछ काम डिले हो रहा है या कहीं काम में कुछ एरर आ रहा है, तो वहाँ उसको तुरंत वहाँ आवश्यकता अनुसार उसको सुधार किया जाता है या उसको समायोजित किया जाता है। तो ये होता है समायोजन। तो इस प्रकार कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है, निगरानी करना, तुलना करना और समायोजन करना। तो नियंत्रण सुनिश्चित करता है कि सभी कार्य योजनाबद्ध तरीके से पूरे हों और लक्ष्य प्राप्त। तो ये प्रबंधन की प्रक्रिया का तीसरा चरण। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रबंधन की प्रक्रिया के चौथे चरण की तरफ। जो चौथा चरण है वो है मूल्यांकन करना, इवैल्यूएट करना, अर्थात प्रगति का आकलन।
मूल्यांकन किसी भी कार्य की प्रबंधन की प्रक्रिया का भी अंतिम चरण है और किसी भी कार्य का अंतिम चरण होता है, जहाँ हम ये मूल्यांकन करते हैं कि हमें किसी कार्य को करने में सफलता प्राप्त हुई या नहीं हुई, और अगर नहीं हुई तो उसके क्या कारण थे, और सफल हुए तो किस हद तक हुए, और आगे क्या सुधार किए जाने चाहिए अगर इस तरह का कुछ कार्यक्रम होता है, कोई कार्य होता है तो। तो ये जो मूल्यांकन है, वो कार्यक्रम के पहले, किसी भी कार्य के पहले और बाद की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन होता है। इसमें ये देखा जाता है कि जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए थे, क्या वो लक्ष्य हमें प्राप्त हुआ? तो निर्धारित लक्ष्य हमें प्राप्त हुआ। साथ ही साथ ये देखा जाता है कि जो भी संसाधन हमने इसमें उपयोग किए, कुछ व्यर्थ तो नहीं हुआ। सभी संसाधनों का अधिकतम और सर्वोत्तम तरीके से उपयोग हुआ। साथ ही साथ सुधार के सुझाव भी यहाँ दिए जाते हैं, जो कि भविष्य के लिए होते हैं कि यदि भविष्य में दोबारा ये कार्य, इस प्रकार का कार्य किया जाए, तो इस प्रकार के सुधार यहाँ पर सुझाव दिए जा रहे हैं, जिसको अपनाकर आगे आने वाले कार्य को और अच्छे से या और अच्छे तरीके से किया जा सकता है। तो इस प्रकार मैंने आपको इस वाले अपने वीडियो में कोशिश की कि मैं होम मैनेजमेंट को, गृह प्रबंधन को आपको स्पष्ट कर सकूं। गृह प्रबंधन के जो चारों चरण हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड इवैल्यूएशन, को मैंने यहाँ आपको समझाने का प्रयास किया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि किसी की कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।